वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। जिस तरह से हम आपको अच्छी खबरें तो देते रहते हैं ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी, लेकिन हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत भी कारसाज कंपनियों की अब मनमानियाँ ख़त्म करने में नाकाम हमें दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मनमानी कीमतें बढ़ाने और ओन मनी के बाद अब कारसाज माफिया ने नया काम भी शुरू कर दिया। हाँ जी, पुराने वक्तों में बल्कि अभी भी ऐसा ही होता है। हम जिस तरह से प्लॉट्स की फाइलें बिकती देखते थे ना कि वो प्लॉट कम होते थे, फाइलें ज़्यादा बेच दी जाती थी। हाल ही में गाड़ियों की बुकिंग के नाम पर भी हम यही देख रहे हैं, खरीदारों की रकम दबाकर रखने के स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। कारसाज कंपनी ने 10,000 गाड़ियां बनाने की इस्तेदाद पर 20,000 से ज़्यादा की बुकिंग भी कर ली है। हम मुख्तलिफ जो हैं उनको देखें, कंपनीज को तो 1500 1800 सीसी गाड़ियां जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा बुकिंग की वजह बनी और डिलीवरी इंतहाई कम रह गई है। बुकिंग बहुत ज़्यादा कर ली गई है और पाकिस्तान में असेंबल होने वाली गाड़ियों की बात कर ली जाए तो उनकी डिलीवरी में गैर मामूली ताख़ीर भी की जा रही है। बिल्कुल, और डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उन लोगों ने, जो कंपनीज थी, उन्होंने गाड़ियां बर वक्त डिलीवरी नहीं की और उसके अलावा ऑटो कंपनीज ने ख़रीदारों की रकम जो है मौजूद होने के बावजूद आलात और मटीरियल की दरामद भी कम कर दी है और सूरत हाल पर डीलर्स, मुतल्लिका इदारों और ख़रीदारों को लालम भी रखा गया है। अच्छा, अब हम देखें कि जबकि पेनल्टी और ख़रीदारों की रकम बमासूद वापस करने की धमकी पर कारसाज कंपनी हुकूमत के सामने कोरोना का रोना रोती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब मोटरसाइकिलों की बुकिंग में स्कैंडल भी सामने आ गया है। हैवी बाइक की बुकिंग में 20 लाख मजीद रकम लेने का इंकशाफ भी हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल क्यों सामने आ रही है जब नई ऑटो पॉलिसी की बात हो रही थी? गवर्नमेंट की जानिब से जानने की कोशिश करेंगे। इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। बताइएगा कि मसला है क्या कारसाज कंपनीज के साथ? बुकिंग ज़्यादा की जा रही है, इस्तेदाद कम है, फिर गाड़ियाँ डिलीवर नहीं हो रही हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत क्या कर रही है? जी, इसमें अगर आप जरा डीप जाकर देखें तो इसमें 3 मसाइल हैं। ठीक है। पहला मसला तो ये है कि इनने पैसे तो लिए, जो खरीदार हैं उनसे, बुकिंग करने वाले उनसे पैसे लेकर रख लिए और गाड़ियां बनाना जो है वो कम कर दिया। इनकी कैपेसिटी जो थी, जितनी थी उस पे इन्होंने काम नहीं किया। पैसा रख कर इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाने की कोशिश की और साथ ही दूसरा कारोबार भी किया। अब ये देखिए कि जो पाकिस्तान में कंपनियां हैं, इन्होंने जो स्पॉन्सरशिप की हुई है डीलर्स की, तो पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़ी डीलरशिप इन्हीं के पास है। तो ये दोनों जगह से पैसा कमाने के चक्कर में लोगों के पैसे दबा के बैठे हुए थे। फिर ये हुआ कि इनके पास लोगों का पैसा मौजूद था, लेकिन इन्होंने जो गाड़ियों में जो एसेंशियल स्टील लगता है और दूसरे पुर्जे लगते हैं जो इंपोर्ट होते हैं, कुछ तो पाकिस्तान में बनते हैं 40 to 45%, लेकिन बाकी ये इंपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट है वो इन्होंने नहीं की बर वक्त, वो क्योंकि ये हाथ से पैसे नहीं जाने दे रहे थे और चूंकि वो पैसे होते हैं फॉरेन करेंसी में और लोकल करेंसी में इन्होंने बुकिंग की हुई है, तो वो जो डॉलर महंगा होता रहा तो उसका भी जो है खमियाजा बुकिंग करने वालों को भुगतना पड़ा, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भाई डॉलर हमारे हाथ से ना चला जाएगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है। तो जिसके पास डॉलर होता है वो ज्यादा यही सोचता है कि मार्केट से ज्यादा कमा लूं, ना कि गाड़ियां बना के ज्यादा कमा लूं। तो ये पूरा एक स्कैंडल बनता चला गया और इस दौरान हुकूमत ने धमकी दे दी कि भाई अगर आप गाड़ियां लेट डिलीवरी करेंगे तो आपको हम पेनल्टी भी लगाएंगे और जो रकम है आपकी वो जो कट आउट डेट है उससे अगर आगे हो गई और लोगों ने पैसे वापस मांगे तो आपको सूद के साथ देने पड़ेंगे। ये फिर रोने लग पड़े कि भाई हम तो कोरोना की वजह से ये कर रहे हैं, हालांकि कोरोना की वजह से ये नहीं हो रहा था। जब कोरोना जरा ठंडा हुआ तो इन्होंने गाड़ियों में कोई थोड़ी सी तेजी तो लाए, लेकिन अब भी लोग रो रहे हैं और ये हमारी जो फुटेज है 92 की, ये बहुत सारी बताती है कि लोग तंग हैं और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम ले लेकर दुहाई दे रहे हैं कि मैंने पैसे जमा कराए। कईयों ने तो ये भी कहा कि हमने फुल पेमेंट कर दी। अच्छा। फुल पेमेंट एक बंदा कर देता है तो फिर तो ये कंपनी जो है वो अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए भी ये करती है कि वो ये काम ना करे। लेकिन पाकिस्तान में ये देखा गया है कि कार कंपनीज अपनी रेपुटेशन को भी प्रिजर्व नहीं कर रही, उसकी भी डिफेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे की जो मार है वो बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। और इनमें जो कंपनी शामिल हैं, होंडा, मास्टर, किया, टोयोटा, हुंडई, ठीक है, एमजी, ये बड़ी कंपनीज इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया इकराम होती है, आपने हमें सब पर अपडेट किया। हम इसी सारे मामले करेंगे। माहिर ऑटो इंडस्ट्री सुनील सरफराज मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मान साहब, डिलीवरी कम, बुकिंग ज़्यादा, इस सारे धंधे के पीछे आपको क्या वजह समझ आती है? हमारे जो रिपोर्टर थे इकराम होती, उन्होंने तो बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इसकी क्या वजह है, आपको क्या वजह समझ आती है?
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो देखें, आप या मैं कोई भी चीज़ मार्केट करेंगे और हमारे पास सेल अगर आ रही होगी तो किसी को भी ना कहते हुए अच्छा नहीं लगता। एवरीबॉडी वांट्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एंगेज करके रखे। सो गाड़ियों के केस में हुआ ये कि जब पेंडेमिक आया कोविड-19, तो उससे पहले पाकिस्तान की मार्केट 2019 में पहली बारी उस मौके पे आई थी कि यहाँ पे जो था ना ऑन का कल्चर खत्म होना शुरू हो गया था, आपको गाड़ी मिलना शुरू हो गई। जब कोरोना वायरस आया, कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, तो कंपनियों को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नजर आई कि जब लॉकडाउन खुला तो एकदम इतनी ज्यादा डिमांड आई कि हर गाड़ी पे दोबारा से प्रीमियम आना शुरू हो गया, मार्केट में एकदम हलचल शुरू हो गई। सो दे सॉ ह्यूज डिमांड एंड दे फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी कि इसका मतलब है एक्सेस डिमांड जो है अगर वो क्रिएट करके रखो तो आपकी ब्रांड की वैल्यू भी रहती है और मार्केट में एक आपका नाम भी रहता है। तो उन्होंने किया ये कि लोगों से बुकिंग लेना शुरू कर दी। अगर उनकी कैपेसिटी 1000 गाड़ी की थी तो उन्होंने 10,000 की ले ली, किसी की 5,000 की थी तो उन्होंने 20,000 की ले ली और लोगों से पार्शियल पेमेंट लेते गए। अब उसमें हुआ ये कि अगेन आपकी कैपेसिटी अगर 100 गाड़ी प्रोड्यूस करने की, आपने 1000 की बुकिंग ले ली, आपने किया ये कि आपने बाकी 990 कस्टमर जो है ना उसको लॉक इन कर लिया कि वो कोई और ब्रांड की तरफ न जाए, आपके पास रुक जाए। ठीक है, ये हुआ। उसके साथ कपल इफेक्ट ये हो गया, जब कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में अगर आप देखें जो मेरीन ट्रैफिक है उसमें बहुत ज्यादा सर्ज आ गया। मेरीन के जो फ्रेट रेट्स थे वो बहुत ऊपर चले गए। इस तरह स्टील जो है वो 4-फोल्ड हो गया, तो उधर से फिर इनकी जो कॉस्ट है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। जहां तक ताल्लुक है कि ये डिलीवरी नहीं देते और क्या करते हैं, अगर आप देखें पिछले दिनों एक कंपनी ने, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, उन्होंने बड़ा जो है जी वो किया, सेलिब्रेट किया, हमने 15,000 यूनिट एक महीने में बेचे हैं। अगर आप 15,000 को डायरेक्ट आप उसको रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा उन्होंने 3 महीने की इनवॉइस इकट्ठे किए सिर्फ इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कि हमने 15,000 गाड़ी बेची है। आप आ जाते हैं गवर्नमेंट के जो इकदाम है उसकी तरफ। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी लेकर आए हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि अगर आप लेट डिलीवरी करेंगे और 2 महीने से ज्यादा हो चुके होंगे आपको पूरी पेमेंट लिए हुए, तो आपको काइबर प्लस 3% देना पड़ेगा, बट वो फुल पेमेंट पे है। अब यहाँ पे कंपनीज क्या स्मार्ट प्ले करती है, वो आपसे फुल पेमेंट लेती नहीं। उनको पता है उनकी गाड़ी, आपकी कैपेसिटी अगर उनकी 1000 की है और 10,000 गाड़ी बुक करें, वो आपसे पार्शियल पेमेंट ले लेंगे और पार्शियल पेमेंट पे कंज्यूमर की कोई सुनवाई नहीं है, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी का 1 महीना रह जाता है तब वो आपसे बाकी पेमेंट मांगते हैं और लॉ ये कहता है अगर वो 2 महीने के अंदर आपको पेमेंट के बाद गाड़ी नहीं देंगे तो आपको काइबर प्लस 3% पे करेंगे। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए ये कि वो पार्शियल पेमेंट के ऊपर भी उनको अगर लगा देंगे ना कि अगर पार्शियल पेमेंट पे भी काइबर देना पड़े तो फिर उनके लिए एक तलवार लटक जाएगी कि टाइम क्लिकिंग क्लॉक जो है वो पीछे आ जाएगी। ठीक है मन साहब, ये भी बताइएगा, अब अगर इतनी ज़्यादा डिमांड है तो फिर हम ये क्यों नहीं देख रहे कि कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बढ़ती मांग के पेश नज़र अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा लें, या फिर आप भी ये समझ रहे हैं और कंपनीज ये तो नहीं सोच रही कि ये एक वक्ती तौर पर एक हम देख रहे हैं कि मांग में इजाफा है, फिर नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, कोरोना के बाद मांग में इजाफा हो रहा है तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है शायद। सर ये दोनों चीजें देखें, प्लांट जो होते हैं ना उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जो कोविड-19 से पहले जब गाड़ियां के प्लांट हैं वो 2-2, 3-3 शिफ्ट पे चल रहे थे, बट जिस तरह कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, मार्केट स्लो डाउन हुई तो उन्होंने डबल शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट पे शिफ्ट किया और शिफ्ट की बड़ी एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है तो वो इस तरह फौरन दोबारा डबल शिफ्ट पे नहीं जा सकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम प्लांट जो अपनी कैपेसिटी पे जाना शुरू हो गए हैं। बट मैं वहां पे आपसे जरूर एग्री करूंगा कि वो इससे ज्यादा मेरा ख्याल है एक्सपेंशन चाह नहीं रहे। रीजन ये है कि उन्होंने देख लिया 2019 में भी कि जो मार्केट की टोटल डिमांड है वो उनकी प्रोडक्शन के मुताबिक ही है, बट अगर एक आर्टिफिशियल डिमांड मेंटेन रहेगी तो उससे उनकी ब्रांड की वैल्यू भी रहती है और जो मार्केट में एक उनके डीलर्स हैं वो भी खुश रहते हैं कि जब एक्सेस डिमांड होगी तो ऑन चलेगा तो गाड़ी की जो है डिमांड बढ़ती रहेगी। ठीक है मन साहब, हम आपके रिव्यूज़ भी देखते रहते हैं, पूरा पाकिस्तान देखता है, कोई गाड़ी लेनी होती है तो वो देखते हैं जी कि क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं और कब कोई गाड़ी आने वाली है, वो भी आपसे पता लग जाता है। तो ज़रा हमें ओन के बारे में भी बताएं कि ओन इस वक्त ओन मनी कितनी चल रही है और कितना डिले है, कितने महीने बाद जो है गाड़ियां मिल रही हैं लोगों को पेमेंट करने के बाद, पार्शियल पेमेंट करने के बाद। सर ऑन एवरेज ये सूरत हाल है कि जब से बजट आया था तो लोगों ने बड़ा जो है ना, मेरे समेत काफी लोगों ने बड़ा सराहा था कि जी बड़ी अच्छी पॉलिसी है वो, लेकिन इशू ये हुआ है कि बजट के बाद से जो प्राइस थी बुकिंग की वो तो नीचे चली गई है लेकिन आपको बुकिंग नहीं मिलती। तो आज अगर आप सुजुकी को गाड़ी बुक कराने जाएंगे तो वो कहेंगे जी हमारी बुकिंग बंद है, फिर आप टोयोटा की कई गाड़ियां बुक कराने जाएंगे वो मार्च तक की बुकिंग बंद है। सो 6-8 महीने एक एवरेज डिलीवरी टाइम है पार्शियल पेमेंट के साथ, और सिर्फ 1-2 गाड़ियां जो अगर आप कह सकते हैं कि जो आपको शायद जल्दी मिल जाए, बाकी तमाम गाड़ियां एवरी कार इज जो है ना उसका वेट टाइम 6 महीने प्लस ही है। और उसकी रीजन ये है हमारे अभी बात करते हैं हम डिमांड की, एक होती है ओरिजिनल डिमांड, एक होती है आर्टिफिशियल डिमांड। आर्टिफिशियल डिमांड
एक माफिया है जो क्रिएट करता है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, एक हैंड पिक लोग हैं, क्योंकि गाड़ियां बुक कराते हैं और फिर मार्केट से जो है ना वो गाड़ी गायब हो जाती है। और फिर जब अगर मुझे आपको अपनी जरूरत के लिए चाहिए, जब आपने बच्चों को कॉलेज जाने के लिए लेनी है, आपने अपने रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए लेनी, तो आप 6 महीने तो वेट नहीं कर सकते। तो फिर आपको मजबूर किया जाता है कि इन्हीं जो है शोरूम उसके ऊपर वो आपको कहेगा जी आपने फौरन गाड़ी लेनी है तो ये किसी कस्टमर की खड़ी आप ले लें 6 लाख रुपए पर। जी बिल्कुल। अच्छा मान साहब, जिस तरह से इंकशाफात ये हुए थे तो उसके बाद पेनल्टी भी गवर्नमेंट की तरफ से इन कंपनीज के लिए की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कहा जा रहा है कि ऑटो कंपनीज ने कोरोना के दौरान बहुत मुनाफा कमाया, हालांकि वो कंपनीज जो है कोरोना रोती रही। और एक कंपनी में कहा जा रहा है कि अपने क़याम के बाद से तारीखी सेल की थी कोविड के दिनों में, इसके बावजूद सारिफिन को ताख़ीर से गाड़ियाँ डिलीवर करने के पीछे मंतिक क्या है? देखिए वो जो तारीखी सेल है वो तो मैंने आपको भी बताया कि वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक था। बिल्कुल। आप भी 3 महीने की अपनी जो है ना डेली की ट्रांसमिशन रोक ले और एक दिन कहें कि आज हमने 25 ट्रांसमिशन इकट्ठी कर दी है और रिकॉर्ड बनाया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो ये गेम की गई उन्होंने। जहाँ तक ताल्लुक है कंपनियों का रोने का या कोई भी कारोबार, देखें कारोबारी कोई भी इदारा है वो सारी उम्र गवर्नमेंट के सामने रोएगा ही, वो कभी नहीं बोलेगा कि हम बड़े अच्छे हैं, बिकॉज डर ये होता है कि हमारे ऊपर टैक्सेशन या जो है ना स्ट्रिक्टनेस बढ़। बाकी जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्री का सवाल है, ऑटो इंडस्ट्री में काफी कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है, तो आपको मैं अर्ज करूंगा आप जाएं पार्क बीच के ब्लॉग के ऊपर सबकी जो रिपोर्ट लगी हुई है और दे हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट इन लास्ट ईयर एटलीस्ट। अगर आप टोयोटा, सुजुकी और होंडा की बात करें तो तीनों रिकवरी के पाथ, जो कि अच्छी बात है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। और वी आर होपफुल, मुझे ये लगता है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। जो मेरे लिए सबसे मुश्किल और परेशानी की बात है वो बढ़ता हुआ डॉलर का रेट है, जिससे कंपनियां कि मैं आप कुछ नहीं कर सकते, आज डॉलर एवर हाईएस्ट के ऊपर है, तो मुझे ये नजर आता है कि डॉलर बढ़ता रहेगा तो वो प्राइसेस को बड़ा इफेक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। मन साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और गाड़ियों की सूरत में रहे कि अक्सर लोग जिन्होंने पेमेंट की हुई है, वो बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बताया कि गवर्नमेंट की जानिब से तो ये है कि जब आपने पूरी पेमेंट ले ली है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने डिलीवर करनी है गाड़ियाँ, और अगर आप डिलीवर नहीं करते हैं तो फिर उसके ऊपर आपको पेनल्टी पड़ रही होगी। लेकिन वो पार्शल पेमेंट लेते हैं, पार्शल पेमेंट उनकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी ले ली जाए, और जब उनको लगता है 4, 5, 6 महीने के बाद पता लगता है कि जी कि अब इनको गाड़ी हम डिलीवर कर सकेंगे, तो 1 महीने पहले वो बाकी पेमेंट ले ली जाती है और उसके अंदर डिलीवर की जाती है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना होगा कि पार्शियल पेमेंट के हवाले से क्या फैसला। हाँ जी, और लेकिन मान साहब ने ये भी इस हवाले से ये भी कहा है कि 2-1 सालों में वो देख रहे हैं, आने वाले 2 सालों में कि बेहतरी होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो है वो बेहतरी नज़र आए और इस किस्म की सूरत हाल से जो है ना वो आवाम परेशान ना हो पाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम मुख्तलिफ देखते हैं, बड़ा जब सड़क पे हम चल रहे होते हैं, किसी की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ पर कोई रिक्शा लेके अपनी मर्ज़ी से निकल गया है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है वो चल रही है, कोई ट्रक चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जब कोई ऐसे ट्रैफिक कवानीन की जो है पासदारी कोई शख्स नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर कोई पैदल शख्स हो और वो ट्रैफिक ब्लॉक करे और बार बार ब्लॉक करे तो फिर आपको कैसा लगेगा? अच्छा, फिर तो बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन ये वाक़या है कि हमज़ा भी, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। वेल्स का शहर है स्वान, जहाँ पर डेविड हैम्सन नामी 51 साला शहरी हैं, उनको बार बार बिला वजह और बिल्कुल खामोशी से ट्रैफिक जाम करने के जुर्म में 3.5 साल की सज़ा सुना दी गई है। ये अजीबोगरीब किस्म के शहरी हैं। पिछले 7 साल में सैकड़ों मरतबा ये इसी शहर के मरकज़ी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने वाली सड़क पर बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक जैम कर देते हैं। अच्छा, इसकी वजह ये मंतिक समझ नहीं आती कि इसके पीछे मंतिक क्या होगी कि वो जिस तरह से आके ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। अब ये तो पुलिस ही उनसे पूछती होगी। नहीं, पुलिस और मकामी इंतजामिया ने बार बार तंबीह की, जबकि ट्रैफिक जैम करने की पादाश में वो 9 मरतबा जेल की हवा भी खा चुके हैं। और पिछले साल अपनी 3 साल कैद मुकम्मल करने के बाद वो एक बार फिर उसी सड़क पर चलती गाड़ियों के दरमियान आकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होने लगा। इस हरकत पर पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार किया। ये गूंगे बहरे नहीं है, आपको शक्ल से भी शायद इस तरह से लग रहा होगा, ये गूंगे बहरे नहीं है। हॉर्न दिए जा रहे होते हैं, ये सीधा ऐसे सुन ही नहीं रहे ना, जैसे गूंगे बहरे नहीं है, लेकिन इग्नोरिंग मोड पे लगाया होता है। बातचीत ज्यादा नहीं करते। जब पुलिस भी पूछती है तो आगे से कोई खास जवाब नहीं देते हैं, लेकिन गूंगे बहरे नहीं है। गूंगे बहरे भी नहीं है, लेकिन फिर जब बार बार पूछा गया इकरार के जी कि ट्रैफिक क्यों जाम करते हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अगले दिन जाके फिर ट्रैफिक जाम कर दी। इस हालत पे वैसे भी हंसी आ रही है हमें कि, लेकिन जो लोग वहाँ पर होंगे उन लोगों को इंतहाई गुस्सा आता होगा। वो कहते होंगे हम इस शख्स को उठा के जेल की सलाहों के पीछे ही बंद कर दें, वहाँ से वापस ही ना आए। गिरफ्तारी हुई है ना, उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि नफ्सियाती माहिरीन से इसका आप मुआयना ही करवा लें और ये मालूम करें कि आखिर भाई साहब के साथ मसला है क्या, जो बार बार सड़क के दरमियान खड़े होकर ट्रैफिक जैम कर देते हैं। बिल्कुल। तो जी 1.5 माह की सरतोड़ कोशिशें की हैं माहिरीन ने,
साइकेट्रिस्ट बड़े बड़े उन्होंने बुला लिए लेकिन नफ्सियाती डॉक्टर भी ये कहते हैं जी हमें मालूम नहीं हो रहा, हम नाकाम हो गए हैं कि इस शख्स के साथ मसला क्या है, ये उनको भी जवाब नहीं देते। ये सूरत हाल है। कोई शख्स इतना भी तंग कर सकता है कि माहिरीन भी उसके सामने हार मान चुके हैं कि ये शख्स पता नहीं किस किस्म की फिर वो मट्टी से बना हुआ है। नहीं बता सके कि इसको कोई जहनी मसला है भी या नहीं है। और अब गुज़श्ता हम देखें हफ्ते के अंदर इनको फिर से 3.5 साल की सज़ा सुना दी गई है। और अभी उन्होंने कहा होगा कि कोई मसला नहीं, माहिरीन भी तंग आ गए तो उन्होंने कहा होगा चलो वापस इसको डालो, इससे पहले कि लोग आगे इसको कहीं और करें साइड पे, तो हम ही इसको पुलिस स्टेशन में। मैं जब ये सारी चीज़ पढ़ रहा था, देख रहा था, ये रिपोर्ट भी देख रहा था, तो मैं उन 3 सालों के बारे में पता लगे जो ये बंदा जेल में गुजार के आया, वो जेल में इसने 3 साल क्या किया। हाँ, वैसे उसके बारे में भी पूछना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा खैर, इस तरह से हमें तंग नहीं करना चाहिए किसी को। अगर हम तंग कर रहे होते हैं, अक्सर हम तंग कर रहे होते हैं, सड़क के दरमियान खड़े हो जाते हैं, रास्ता पूछना शुरू कर देते हैं, तो फिर पीछे वाले जब करते हैं तो फिर हम ही गुस्सा कर रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया, तुमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, या इस तरह के हम जो है बातें कर रहे होते हैं, तो इस तरह के जवाब हमें मिल रहे होते हैं, आंखें दिखा रहे होते हैं, तंग भी हम कर रहे होते हैं, आंखें भी हम ही दिखा रहे होते हैं। खैर, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आपके साथ जो है ना वेल्स के एक शहरी की पूरी दास्तान शेयर की है। अब आगे चलेंगे, जब वेल्स इंग्लैंड की बात हो रही है, थोड़ी सी फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल की बात कर लेते हैं, लेकिन वैसे तो हम देखें तो फुटबॉल के खेल का पाकिस्तान के साथ तो कोई तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हाँ, सियालकोट में जो फुटबॉल बनाए जाते हैं उनका बहुत जिक्र होता है, पूरी दुनिया में जिक्र होता है, लेकिन कुछ लोग इनफरादी तौर पर अपनी मेहनत के बलबूते पर दुनिया के मकबूल तरीन खेल में अपना मकाम बना रहे हैं। और ऐसे ही अफराद में एक नुमाया नाम जो है वो फैज़ान का भी है, जो कि प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। हाँ जी, और इस्लामाबाद में टीम 18 के कोच हैं। लेकिन असल बात यह है कि फैज़ान ने एक ऐसा एजाज़ हासिल किया है जो उनके और मुल्क दोनों के लिए फ़ख्र की बात है। और ये एजाज़ क्या है, ये भी हम फैज़ान से जानेंगे, क्योंकि हमें तो फ़ुटबॉल की शायद उतनी समझ भी नहीं आ रही होती। यूएफा सर्टिफिकेट के लिए उनको मुंतखब किया गया, ये सब कुछ क्या है। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैज़ान, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ज़रा शेयर कीजिए, जब पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग इतना शायद खेलना पसंद नहीं कर रहे होते, बड़े लेवल के ऊपर कह लिया जाए, वैसे तो हम देख रहे होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, लियारी के नौजवानों का भी बड़ा जिक्र होता है, ये सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है और ये पहली बार किसी पाकिस्तानी को मिली? सर बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है वो फुटबॉल बेशक खेला जाता है और अच्छे लेवल पे खेला जाता है, बस हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर का और थोड़ा सा जो राइट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन जो जहाँ तक यूएफा की बात है, यूएफा इज़ बेसिकली यूरोपियन बॉडी, जो कि यूरोप में जितना भी फुटबॉल हो रहा होता है वो यूएफा के अंडर आ रहा होता है। इवन जो यूरोज़ हम अपने टीवी पे अभी हमने रिसेंटली देखे जिसमें इटली फाते पाया, वो भी यूएफा करवा रहा होता है। तो ये सर्टिफिकेशन इन फुटबॉल मैनेजमेंट ये बेसिकली यूएफा की तरफ से ऑफ़र होता है, जिसमें दुनिया भर में से सिर्फ 35 लोग एक साल के अंदर सेलेक्ट होते हैं। 10 महीने का ये कोर्स है जिसमें से दुनिया में से 35 लोग सेलेक्ट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो इस कोर्स में शमूलियत हासिल कर सके। ज़बरदस्त। अच्छा फैज़ान, ये तो बड़े एजाज़ की बात है और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जो कि इसमें नॉमिनेट हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के मतलब होते हैं शौकीन, हम देखते हैं कि क्रिकेट के ऊपर बात हो रही होती है, क्रिकेट खेलना भी पसंद कर रहे थे। तो फुटबॉल जिस तरह से पाकिस्तान में खेला नहीं जाता, इस तरह से कोई मतलब अगर बात की जाए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला जाता है, तो आपको किस तरह से शौक पैदा हो फुटबॉल खेलने का और किस तरह से आपने फिर ये सारा इस चीज़ को लेकर चले आगे? जी, मुझे तो हमेशा से ही फुटबॉल खेलने का ज़्यादा शौक़ था और जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट ज़्यादा देखी जाती है और ज़्यादा खेली भी जाती है। रिसेंट टाइम्स में ये पैराडाइम शिफ्ट आया है एक हमारी सोसाइटी के अंदर कि जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं छोटे, अब जब वो घरों से निकलते हैं कुछ खेलने के लिए तो वो पहली चीज़ फुटबॉल खेलते हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, हमारे वक्त में क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती थी। लेकिन अब आई थिंक इंफॉर्मेशन का दौर है और जो सोशल मीडिया का दौर है और जितना भी टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं उसमें जो नौजवान नस्ल है वो प्रेफर करती है फुटबॉल खेलना। ऑल्दो हमारे टीवी पे या हमारे मीडिया के ऊपर या हमारे उस तरह से कवरेज नहीं की जाती, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि फ़ुटबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान के अंदर और हर तरह की फ़ुटबॉल जिसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, 11 अ साइड है, 7 अ साइड है, 5 अ साइड है। इवन दो अकेडमीज़ हैं, हर अकेडमी में 40 से 50 एवरेज बेस पे 40 से 50 बच्चे रोज़ डेली जा रहे हैं खेलने के लिए। अच्छा फैज़ान, वैसे आपने कहा आपको पसंद था, लेकिन क्या आपकी पसंद के पीछे कोई आपकी इंस्पिरेशन भी थी? किसी को देख के आपने कहा कि मैंने भी इस लेवल का फुटबॉलर बनना है?
मुझे तो ऑनेस्टली तब से मैं खेल रहा हूँ जब से मैंने शायद होस्ट संभाला है, और मेरे जो फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे वो ज़िनेदीन ज़िदान हुआ करते थे, फ्रेंच प्लेयर जो हैं। और उनकी टक्कर बहुत बोर्डिंग मशहूर स्कूल थी। में मैंने 2-3 साल गुजारे, तो बोर्डिंग स्कूल में ज़्यादा आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है फुटबॉल का और इस तरह की एक्सरसाइजेस का जो थोड़ी सी टफ होती हैं क्रिकेट से छोड़ के। तो वहाँ पे मेरा पहला सिलसिला शुरू हुआ जहाँ से मैंने खेलना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से घर वालों की सपोर्ट भी थी, लेकिन कुछ वजूहात, कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से मैं इसको प्रोफेशनली परसू नहीं कर सका, बिकॉज फिर मुझे थोड़ा सा नौकरी वाली साइड पे आना पड़ गया और नौकरियां शुरू करनी पड़ गई, जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनली नहीं इसको परसू कर सका। ठीक है फैज़ान, आपने ज़िनेदीन ज़िदान का जिक्र किया है, वो टक्कर आपको कैसी लगी थी? हम लोग भी मैच देख रहे थे, हमें भी बड़ा अफसोस हुआ था। बतौर फ़ैन आपको वो टक्कर कैसी लगी थी उनकी? और बड़ा क्रूशल मोमेंट था जब ऐसा वाक़या पेश आ गया था। दूसरा, इस बात के बाद आपने हमें ये भी बताना है अब आपकी अगली मंजिल क्या है? सर बतौर फ़ैन वो मेरे लिए काफ़ी क्रूशल मोमेंट था, बिकॉज हम सबको पता था कि वो उसका आखिरी मैच है, और अगर वो शायद वो टक्कर ना मारता तो फ्रांस अपना वो वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाता। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल की बात है सर, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों को कलेक्टिवली इस ग्लोबल स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करना है। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं है, एक टाइम था हम हॉकी में भी बहुत आगे थे, स्क्वॉश में भी बहुत आगे थे, और हमने उन दोनों स्पोर्ट्स को इसी तरह ज़ाया किया क्योंकि हम लोगों ने उसको वो जस्टिस नहीं किया जो वो डिज़र्व करते थे। फुटबॉल भी अब उसी तरह से आगे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और हम लोगों को मिल के इस प्लेटफॉर्म पे फुटबॉल को प्रमोट करना पड़ेगा। और मेरा जो मकसद है या जो मेरा स्टेप है अगला, हमें वो हमेशा से यही है कि मैंने पाकिस्तानी फुटबॉल को ठीक करना है। जो मेरा मकसद है इतना दूर जाके इतनी मेहनत करके ये कोर्स करके वापस आना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद यही है कि पाकिस्तानी फुटबॉल ठीक हो सके सर। और इस चीज़ का मैं क्रेडिट बहुत ज़्यादा देना चाहूँगा अपनी एम्प्लॉयर कंपनी को भी, बिकॉज इस तरह की अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर हम आज बैठ के ये बात ना कर रहे होते, अगर मैं 18 के साथ ये नौकरी ना कर रहा होता, जिसमें उन्होंने मुझे बेसिकली एक CSR इनिशिएटिव के थ्रू फुटबॉल का कोच हायर किया, और फुटबॉल से मेरे पैशन को उन्होंने बेसिकली मोनेटाइज किया और मुझे पैसे देना शुरू किए। और ये लड़के जो हमारे पास हैं, जो 20 लड़के हैं, उनको भी पैसे मिलते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, तो आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है। और इस तरह की प्राइवेट कंपनीज को मजीद ऊपर आना पड़ेगा, ताकि हम, अगर हमारे जो फेडरेशन के सियासी मसले हैं वो हल नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट हमारे प्राइवेट लेवल पे ऊपर जो है वो फुटबॉल बंद नहीं होनी चाहिए। क्या बात है फैज़ान, वैसे आप क्योंकि बड़ी एक जो है ना उम्मीद की किरण बने हैं पाकिस्तान में, जो लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। वैसे तो ये तफरीक नहीं डालनी चाहिए, लेकिन चलें, फुटबॉल के फैंस आपको देख रहे हैं, आप किसके फ़ैन हैं? रोनाल्डो के फ़ैन है या मेसी के फ़ैन है? बताना है, आपने दिल की बात बतानी है सर। सर मेरा इस पे एज अ कोच, एज अ प्लेयर, अगर उस टाइम मुझसे पूछा जाता तो हो सकता है मैं आपको कहता कि मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का सपोर्टर भी हूँ, बड़े टाइम से मैं सपोर्टर हूँ। लेकिन एज अ कोच अगर आप मुझसे पूछें तो एक छोटी सी डिबेट है जिसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो उस तरह के टैलेंटेड होते हैं कि जिनको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन वो शाइन करते हैं। मेसी इज़ वन ऑफ दोज गाइज। ठीक है, रोनाल्डो के साथ है, दमाद के साथ जा रहा है आपका फैज़ान। बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, बहुत मुबारक फिर आपको। दोनों प्लेयर्स ही सबके ज़्यादा उनकी ना फैन फॉलोइंग जो है मेरा ख्याल है इक्वली चल रही है, बड़ी ज़्यादा है। दोनों की आपस में बहस भी चलती रहती है, दोनों के फैंस की जो है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।